आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ का पेपर हिंदी के बारे में। तो इसमें जो है काव्यखंड तो हमने अभी स्टार्ट किया है। काव्यखंड का जो भी टॉपिक लगा हुआ है, जो भी काव्यखंड में पद हो या फिर जो भी टॉपिक लगा हुआ है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम गद्य खंडों की ओर गद्य खंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य कक्षा 12 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा काव्य खंड है अधिनायक, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काव्य खंड अधिनायक एक ही वीडियो में सब कुछ यानी कि संपूर्ण व्याख्या और जीवनी को हम लोगों ने कवर किया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय देखेंगे। और ये कवि परिचय में कवि जो है इसका हम लोग बात करें तो का जो है अधिनायक का रघुवीर साहय, जो कि यहाँ पर आप लोग पिक्चर भी लगा हुआ है। तो इसका परिचय 1929 से 1990। तो इसके जीवन के बारे में हम लोग कुछ बातें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नई कविता के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरदेव सहाय था, जो पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। रघुवीर सहाय की संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। संगीत सुनने और फिल्में देखने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने कौमुदी, तो यहाँ पर देखिए कौमुदी, इसको याद रखिएगा, कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की और इसका संचालन भी किया। रघुवीर साहब पेशे से पत्रकार भी थे और उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ नवजीवन से लखनऊ से किया था। इसके बाद समाचार विभाग, आकाशवाणी नई दिल्ली और नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से विशेष संवाददाता के रूप में काम भी किया। उन्होंने 1979 में से 1982 तक दिनमान, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिनमान के संपादक, प्रधान संपादक के रूप में भी काम किया। उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हो गया। तो यहाँ इसका जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको बताया, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। उसके बाद हम चलते हैं कविता की ओर। तो यहाँ पर देखिए अधिनायक कविता जो है इनकी रचनाएं रघुवीर सहाय द्वारा, यहाँ पर अज्ञेय, ये गलत है, द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, रघुवीर सहाय का जो है अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, ये सही है, दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में लोगों के सामने आए। रघुवीर सहाय जो है वह अज्ञेय का जो दूसरा सप्तक था उसके माध्यम से ही इनका परिचय हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कविताएं हैं उनका सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये सारी उनकी कविताएं हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो काव्यगत विशेषताएं रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। तो ये इसके बारे में बताया जाता है कौन सी कविता के हैं, नई कविता के कवि हैं। नई कविता के माध्यम से कविता को अग्रगति तथा विकास के लिए नई रचना भूमि, नई नई भाषा, मुहावरा और रचनातंत्र की उद्भावना की शुरुआत की। श्री सहाय दूसरा सप्तक के कवियों 7 कवियों में शामिल थे। दूसरा सप्तक में कितने, सप्तक का ही मतलब होता है 7, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक भी हालांकि उसको कुछ साहित्यकार मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन इसे भी माना जाता है कि चौथा सप्तक भी था। तो दूसरा सप्तक के ये कवि हैं। 7 कवियों का यह समूह हुआ करता था। उनकी कविताएं संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक तलों पर अपने संकल्प और व्यवहार में नई थी। उनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों तथा पत्रकारिता में भी हुई। उनकी पत्रकारिता उनकी कविता को प्रासंगिक और प्रभावी बना देती है। उनकी कविताओं में व्याप्त तथात्मकता मात्र तथ्य न रह करके सत्य बन जाता है। उसके बाद आगे फिर है रघुवीर सहाय की कविताओं में परिवेश की सच्चाई और साहसपूर्ण प्रतिक्रिया मिलती है। यह प्रतिक्रिया तीखी, दाहक और निर्मम भी हो उठती है। वे अपनी कविता में व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का सार्थक प्रयोग करते हैं, जिसका उद्देश्य परपीड़न का सुख नहीं, सच्ची रचनात्मकता या अर्थपूर्ण नई सामाजिकता होती है। तो यहाँ पर
तीखी प्रक्रिया व्यंग कटाक्ष जो है आज के इस कविता में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए कविता का कुछ सारांश है। अधिनायक और शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित एक व्यंग कविता है। इसमें आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है, जैसा कि मैंने पहले बताया। राष्ट्रीय गीत में निहित अधिनायक शब्द को लेकर के वह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। कविता में हरचरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि करता है। हरचरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्र गीत में वह कौन भारत भाग विधाता है जिसका गुणगान पुराने ढंग के ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हरचरना गाता है। कवि कहता है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथन्ना पहने ही वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कवि प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल टमटम बल्लभ तुरही के साथ माथे पर पगड़ी और चंवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। अर्थात सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती हुई व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब-दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। कवि प्रश्न करता है कि कौन है वह सिंहासन पर बैठा जिसे दूर दूर से नंगे पैर एवं नर कंकाल के भांति दुबले पतले लोग आकर उसे अधिनायक तमगा एवं माला पहनाते हैं। कौन है वह जनगण मन अधिनायक बाहुबली से डरे हुए लोग मन के रोज जिसका गुणगान बाजा बजा करके करते हैं। इस प्रकार इस कविता में रघुवीर सहाय ने वर्तमान प्रतिनिधियों पर व्यंग किया है। कविता का निहितार्थ यह है कि मानो इस सत्ताधारी वर्ग के प्रच्छन्न लालसा ही सचमुच अधिनायक यानी कि तानाशाह बनने की है। तो ये इनका जो है हम लोगों ने देखा व्याख्या, और कुछ हम पदों को देखेंगे और उसे समझने का उसके भावार्थ को समझेंगे। तो देखिए कविता का भावार्थ है, पहला देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरचरना गाता है। तो यहाँ पर देखिए हरचरना जो कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिख रहा है। तो व्याख्या में ये बताया गया है कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पंक्तियों में कवि ने उन जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो इतने दिनों के आज़ादी के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं ला पाए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जानना चाहता है कि वह कौन भाग्य विधाता है जिनका गान हरचरना नाम का एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है। वह गरीब विद्यार्थी है, अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रीय गीत गाता है, किंतु वह यह कटु व्यंग बड़ा ही उचित एवं सामयिक है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र अपने विद्यालय में बिना मन के राष्ट्रीय गीत गान करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वे किसका गान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आज के सत्ताधारी नेताओं पर कटाक्ष किया है। ये सत्ताधारी नेता आज तानाशाह बने हुए हैं। तो ये पहला पद हम लोगों ने देखा। उसके बाद है मखमल टमटम बल्लभ तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छोड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो इसका देखिए व्याख्या, इसका फिर हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के रघुवीर सहाय के द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बदली हुई जनतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाट बाट और रोब दाब का वर्णन किया है। कवि प्रश्न पूछता है कि वह कौन व्यक्ति है जो मखमल टमटम बल्लभ तुरही पगड़ी छतरी एवं चमर लगा करके तोप के गोले दाग कर ढोल नगाड़ा बजाकर जय जयकार करवाता है। अर्थात यह है कि अभी जनप्रतिनिधि अधिनायकवादी की भूमिका निभा रहे हैं। वे जनता का सेवक नहीं, राजसी ठाट बाट में लिप्त तानाशाह हैं। यह आज़ाद देश के लिए एक चिंता का विषय है। कवि व्यंग करते हुए एक कटु सत्य का वर्णन करता है कि क्या वे सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, अर्थात सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। उसके बाद फिर अगले पद में हम देखते हैं, तीसरा है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो इसका व्याख्या देखिए,
प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के रघुवीर सहाय विरचित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने सत्ता वर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र किया है। यह एक व्यंग्य कविता है, जैसा कि आप लोग इसमें पहले भी देख चुके हैं। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं में से जो जनता आती है वह नंगे पांव, वह इतनी गरीब है कि केवल नरकंकाल के रूप में हो गई है। उसकी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर बैठा जनप्रतिनिधि हड़प लेता है। गरीब जनता के पैसे से ही वह मेडल पहनता है, मंच पर फूलों की माला पहनता है, वह राज सत्ता का भोग करता है। शेष जनता गरीबी की मार से परेशान है। कवि रघुवीर सहाय ने उक्त पंक्तियों में सत्ता वर्ग के तानाशाहों का व्यंग्यात्मक चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र देश की यह दुर्दशा राजनेताओं की ही देन है। वे स्वयं राज योग में लिप्त हैं और जनता गरीबी और लाचारी की मार झेल रही है। फिर अगला में हम लोग देखेंगे पंक्तियों में, कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो ये देखिए, इसका है व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के रघुवीर सहाय के द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने राष्ट्रगान में निहित अधिनायक शब्द पर कटाक्ष किया है। कवि ने कविता के अंतिम पद में कौन कौन 2 बार प्रयोग कर यह बताने का प्रयास किया है कि जनगण मन अधिनायक एक नहीं अनेक हैं। आज देश में तानाशाहों की संख्या बढ़ गई है। वे अब महाबली का रूप धारण कर लिया है, अर्थात देश की संपूर्ण शक्ति इन कुछ गिने चुने अधिनायकों के हाथ तक में सीमित हो गई है। बाकी जनता डरी हुई सहमी हुई है और बिना इच्छा के राष्ट्रीय गान रूपी बाजा बजाती रहती है। अतः वह राष्ट्रीय गान में आम आदमी के कोई रुचि नहीं रह गई है। राष्ट्रीय त्योहारों पर केवल खाना पूर्ति करते हैं। बेमन से वे राष्ट्रीय गान गाते हैं। उन्हें वास्तविक आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी का सुख उन्हें नहीं मिला। वह सुख मुट्ठी भर लोगों में सिमट कर रह गया है। देश के लिए यह अच्छा संदेश नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया ये अधिनायक जो कविता है, वह कविता का सारांश हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ हमने देखा उनके जो जीवनी है, उनके जीवनी को हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से वह पत्रकारिता करते हुए वो फिर तार सप्तक जो कि अज्ञेय के द्वारा चलाया गया था, जिसमें 7 कवियों का समूह था, फिर वहाँ से वो दूसरा सप्तक में शामिल हुए और फिर उनको प्रसिद्धि मिली एक लेखक कवि के रूप में। तो उनके जीवनी को हम लोगों ने देखा, उनके कविताओं अधिनायक को देखा। और इस कविता को आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा, पढ़िएगा, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूरी मिली है। और कविता को 1-2 बार पढ़िएगा, आपको इसका जो भावार्थ है वह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और हम लोग मिल करके 11th 12th 9th 10th सभी का हिंदी का जो भी टॉपिक है उनको हम लोग देखेंगे। और इसके लिए आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो देखिए। और समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि अधिनायक शीर्षक कविता आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज विदा लेते हैं, फिर एक अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखें और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।